नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं आंकड़ों और संभावनाओं की दुनिया में। हमारे पास स्रोत के तौर पर है माया देवी विश्वविद्यालय देहरादून के गणित विभाग का एक अध्याय जो सांख्यिकी और प्रायिकता पर केंद्रित है। बिल्कुल। देखिए, अक्सर हम किसी चीज को समझने के लिए उसके औसत पर ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्लास का औसत स्कोर या शहर का औसत तापमान। पर क्या औसत ही पूरी कहानी बताता है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। जैसे मान लीजिए दो क्रिकेट बल्लेबाज हैं, ए और बी। दोनों का औसत स्कोर मतलब मीन 53 है, और अगर हम बीच का स्कोर देखें, माध्य का, वो भी 53 है। तो क्या हम कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे खिलाड़ी हैं? यहीं पर मामला आप देखिए दिलचस्प हो जाता है। अगर हम उनके पिछली 10 मैचों के स्कोर देखें तो पता चलता है कि बल्लेबाज ए के स्कोर 0 से 117 रन तक, मतलब कहीं भी हो सकते, बहुत उतार चढ़ाव है। ओह, 0 भी? हाँ, 0 भी और 117 भी। जबकि बल्लेबाज बी ज्यादातर 46 से 60 रन के बीच ही स्कोर करती है। काफी क्या कहते हैं, स्थिर प्रदर्शन है। अच्छा। तो औसत और माध्यिका भले ही एक जैसे हों, लेकिन उनकी खेलने का अंदाज और आप कह सकते हैं जोखिम बिल्कुल अलग है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि सिर्फ केंद्रीय मान जैसे औसत या माध्यिका देखना काफी नहीं है। हमें यह भी समझना होगा कि आंकड़े उस केंद्रीय मान के आसपास कितने फैले हुए हैं, बिखरे हुए हैं। एकदम सही। और इसी बिखराव या फैलाव को मापने के तरीकों को हम फैलाव के माप यानी मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन कहते हैं। ये हमें बताती हैं कि डेटा कितना केंद्रित है या कितना फैला हुआ है। स्रोत में मुख्य रूप से 3 मापों की बात की गई है। पहला है परिसर यानी रेंज, फिर माध्य विचलन और तीसरा मानक विचलन। चलिए सबसे आसान वाले से शुरू करते हैं, परिसर या रेंज। ये तो सीधा सीधा सबसे बड़े और सबसे छोटे मान का अंतर है ना? जी हाँ। जैसे बल्लेबाज ए के लिए 117 और 0 का अंतर यानी 117, और बल्लेबाज बी के लिए 60 और 46 का अंतर यानी सिर्फ 14। हाँ, रेंज हमें एक झटके में फैलाव का अंदाजा तो दे देता है, लेकिन इसकी एक सीमा है। ये सिर्फ 2 सबसे बाहरी मानों पर निर्भर करता है। हाँ, एक्सट्रीम वैल्यूज पर। बिल्कुल। बीच के आंकड़े कैसे बिखरे हुए हैं इसका पता रेंज से नहीं चलता। जैसे आपने कहा, बल्लेबाज ए का एक स्कोर 0 और एक 117 होने से रेंज बहुत बड़ी हो गई, भले ही बाकी स्कोर 50 के आसपास ही क्यों न हो। तो हमें कुछ और बेहतर चाहिए जो सभी आंकड़ों को ध्यान में रखे। यहाँ शायद माध्य विचलन काम आता होगा। बिल्कुल। माध्य विचलन, मीन डेविएशन या एमडी, इसका मूल विचार यह है कि हम हर आंकड़े की उसके केंद्रीय मान जैसे औसत या माध्यिका से दूरी निकालें। दूरी मतलब कितना दूर है वो? हाँ, कितना दूर है, और फिर उन दूरियों का औसत ले लें। इससे पता चलेगा कि औसतन आंकड़े केंद्र से कितनी दूर हैं। लेकिन एक मिनट, अगर हम औसत से दूरियां मतलब विचलन निकालेंगे तो कुछ दूरियां प्लस में होंगी, कुछ माइनस में। क्या उनका जोड़ हमेशा 0 नहीं हो जाएगा? जैसे एक औसत से 2 ज्यादा, 1-2 कम, तो जोड़ तो 0 हुआ, फिर औसत कैसे लेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। यही समस्या है। अगर हम सीधे विचलनों को यानी xi, x बार को जोड़ें तो योग हमेशा 0 ही आएगा। हाँ। इसीलिए माध्य विचलन निकालते समय हम इन दूरियों के सिर्फ परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड पर ध्यान देते हैं। उनके चिन्ह प्लस या माइनस को अनदेखा कर देते हैं। अच्छा। गणित की भाषा में कहें तो हम निरपेक्ष मान एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मोड लगा देते हैं xi a, फिर इन निरपेक्ष दूरियों का औसत निकाल लेते हैं m। समझ गया। तो ये हमें बताता है कि औसतन डेटा पॉइंट्स अपने केंद्र से कितनी दूरी पर हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि वे दाईं तरफ है या बाईं तरफ। हाँ बिल्कुल, ये रेंज से बेहतर तस्वीर देता है क्योंकि इसमें सभी आंकड़े शामिल होते हैं। इसे अवर्गीकृत मतलब अनग्रुप्ड डेटा और वर्गीकृत यानी ग्रुप्ड डेटा दोनों तरह के आंकड़ों के लिए निकाला जा सकता है। वर्गीकृत आंकड़ों में हम हर मान या समूह की बारंबारता फ्रीक्वेंसी को भी ध्यान में रखते हैं। लेकिन क्या माध्य विचलन एकदम सही माप है? स्रोत में इसकी कुछ सीमाओं का भी जिक्र था शायद। सही कहा। माध्य विचलन समझने में तो आसान है, पर इसकी कुछ दिक्कतें हैं। पहली, अगर डेटा बहुत ज्यादा बिखरा हो तो कभी-कभी माध्यिका केंद्र का सही प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, जिससे माध्यिका से निकाला गया माध्य विचलन थोड़ा भ्रामक हो सकता है। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि निरपेक्ष मान, वो मोड वाला फंक्शन,
का इस्तेमाल करने से ये गणितीय रूप से थोड़ा अटपटा हो जाता है। मतलब इसे आगे के जटिल सांख्यिकी या विश्लेषण में इस्तेमाल करना मुश्किल होता है। अलजेब्रा ठीक से काम नहीं करता इस पर। तो इस गणितीय अटपटेपन से बचने के लिए क्या कोई और तरीका है? माइनस साइन वाली प्रॉब्लम का कोई और हल? हाँ, यहीं पर प्रसरण यानी वेरिएंस और मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन आते हैं। विचलनों के चिन्ह प्लस माइनस की समस्या से निपटने का एक और बहुत अच्छा तरीका है, निरपेक्ष मान लेने की बजाय हम विचलनों का वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दें। स्क्वायर, अच्छा। हाँ, किसी भी संख्या का वर्ग, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, हमेशा पॉजिटिव या शून्य होता है ना? तो xi x बार का स्क्वायर हमेशा गैर ऋणात्मक होगा। माइनस साइन की दिक्कत खत्म। अच्छा, तो हम हर आंकड़े की औसत से दूरी का वर्ग निकालते हैं और फिर इन वर्गों का औसत ले लेते हैं। यह है प्रसरण। बिल्कुल, इसी औसत को प्रसरण यानी वेरिएंस कहते हैं, जिसे सिग्मा स्क्वायर यानी सिग्मा स्क्वायर से दर्शाते हैं। अवर्गीकृत डेटा के लिए सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर। प्रसरण जितना ज्यादा होगा, डेटा उतना ही ज्यादा फैला हुआ माना जाएगा। लेकिन अगर हमारे आंकड़े रुपयों में हैं, तो प्रसरण तो वर्ग रुपयों में आएगा, स्क्वायर रुपीस। ये थोड़ा अजीब नहीं है? समझने में दिक्कत होगी। हाँ, ये एक व्यवहारिक समस्या है। प्रसरण की इकाई मूल इकाई का वर्ग होती है। इसे ठीक करने के लिए हम प्रसरण का वर्गमूल ले लेते हैं, स्क्वायर रूट। अच्छा, वापस रूट ले लिया। हाँ, इसी वर्गमूल को मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, जिसे सिग्मा से दर्शाते हैं। सिग्मा इक्वल्स स्क्वायर रूट वेरिएंस। इससे हम वापस मूल इकाई में आ जाते हैं, जैसे रुपए। हाँ। और ये हमें बताता है कि औसतन आंकड़े अपने औसत से कितनी दूर हैं। तो मानक विचलन हमें प्रसरण जैसा ही फैलाव का माप देता है, लेकिन मूल डेटा की इकाइयों में, जो समझने में आसान है और शायद गणितीय रूप से भी ये ज्यादा उपयोगी है, जैसा आप कह रही थी। एकदम सही। मानक विचलन सांख्यिकी में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फैलाव का माप है, क्योंकि इसके गणितीय गुण बहुत अच्छे हैं। ये नेगेटिव साइन प्रॉब्लम को भी हटाता है और निरपेक्ष मान वाली प्रॉब्लम को भी, और ये कई उन्नत सांख्यिकीय तकनीकों का आधार बनता है। इसे भी वर्गीकृत आंकड़ों के लिए निकाला जा सकता है, और गणना को आसान बनाने के लिए कुछ वैकल्पिक सूत्र भी हैं जिनका जिक्र स्रोत में है। स्रोत में मानक विचलन के कुछ दिलचस्प गुणों का भी जिक्र है, जैसे अगर हम हर आंकड़े को किसी संख्या से गुणा करें या उसमें कुछ जोड़ें तो क्या होता है। वो क्या थे? हाँ, ये गुण बहुत काम के हैं। अगर आप हर आंकड़े को किसी स्थिरांक k से गुणा करते हैं तो मानक विचलन भी k गुना हो जाता है। अच्छा। लेकिन अगर आप हर आंकड़े में कोई स्थिरांक जोड़ते या घटाते हैं तो मानक विचलन बदलता नहीं है। नहीं बदलता। क्यों? सोचिए, अगर आपने हर डेटा पॉइंट को 5 यूनिट आगे खिसका दिया तो पूरा का पूरा डेटा सेट ही खिसक गया ना। उसका फैलाव तो उतना ही रहा, उनके बीच की दूरियां तो नहीं बदली। हाँ, बात तो सही है। पूरा ग्रुप एक साथ शिफ्ट हो गया, फैलाव सेम रहा। बिल्कुल। स्रोत में यह भी बताया गया है कि अगर गणना में कोई गलत आंकड़ा शामिल हो गया हो तो उसे ठीक करके सही औसत और मानक विचलन कैसे निकालें। काफी प्रैक्टिकल चीजें हैं। ठीक है, तो हमने ये समझा कि आंकड़े कितने फैले हुए हैं, ये डिस्पर्जन वाली बात हो गई। लेकिन कई बार हमें भविष्य की घटनाओं के बारे में जानने में दिलचस्पी होती है, जिनमें अनिश्चितता होती है। यहीं से प्रायिकता या संभावनाओं का खेल शुरू होता है ना? बिल्कुल। प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी हमें अनिश्चितता को मापने का एक तरीका देती है। ये बताती है कि किसी घटना के होने की कितनी संभावना है। 0 मतलब बिल्कुल नहीं होगी, 1 मतलब पक्का होगी। इसे समझने के लिए कुछ बुनियादी शब्दों को जानना जरूरी है, जैसे कि प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। हाँ, प्रतिदर्श समष्टि यानी किसी प्रयोग के सभी संभव परिणाम। जैसे एक सिक्का उछालें तो सैंपल स्पेस है हेड कॉमा टेल। पासा फेंके तो 1 2 3 4 5 6। फिर आती है घटना, इवेंट, जो इसी सैंपल स्पेस का कोई हिस्सा होती है। जैसे पासा फेंकने पर सम संख्या आना एक घटना है, 2 4 6। ओके, फिर पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट, यानी उस घटना का न होना। संघ, यूनियन, यानी ए या बी या दोनों का होना। प्रतिच्छेदन, इंटरसेक्शन, यानी ए और बी दोनों का होना। और वो नियम भी तो हैं कि प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच होती है और सभी संभव परिणामों की कुल प्रायिकता 1 होती है। हाँ, ये प्रायिकता के मूल सिद्धांत, एक्सियम्स हैं। और एक महत्वपूर्ण नियम है योग नियम, एडिशन रूल, जो बताता है कि P ऑफ A या B इज इक्वल टू P ऑफ A
प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A और B, वो इंटरसेक्शन वाला हिस्सा घटाना पड़ता है क्योंकि वो दोनों में गिना गया होता है। हाँ, वो वेन डायग्राम वाला हिस्सा। बिल्कुल। और अगर घटनाएं ऐसी हैं कि वे एक साथ हो ही नहीं सकती, जैसे एक ही पासे पर 1 और 6 एक साथ आना नामुमकिन है, तो उन्हें परस्पर अपवर्जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। उनके लिए P ऑफ A या B सीधा P ऑफ A प्लस P ऑफ B हो जाता है क्योंकि A और B वाला हिस्सा शून्य होता है। अच्छा, अब स्रोत में सब प्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का जिक्र है, ये क्या भला है? सप्रतिबंध प्रायिकता, जैसा नाम से ही लग रहा है, एक शर्त के साथ प्रायिकता है, यानी किसी एक घटना के होने की संभावना जब हमें ये पता हो कि कोई दूसरी घटना पहले ही हो चुकी है। अच्छा, इसे P ऑफ EF लिखते हैं, यानी E की प्रायिकता ये देखते हुए कि F हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F। कोई उदाहरण दे सकते हैं थोड़ा आसान करके? जरूर। मान लीजिए एक परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें पता है कि कम से कम एक लड़का है, ये हमारी शर्त F है। अब दोनों बच्चों के लड़का होने ये घटना E है कि प्रायिकता क्या होगी? 2 बच्चे हैं तो क्या क्या हो सकता है? लड़का लड़का BB, लड़का लड़की BG, लड़की लड़का GB, लड़की लड़की GG। 4 संभावनाएं। सही। अब शर्त क्या है? कम से कम एक लड़का है, तो GG वाली संभावना तो हट गई। हाँ, वो हट गई। बची BB, BG, GB, 3 रह गई। बिल्कुल। तो हमारा सैंपल स्पेस अब छोटा हो गया। BB, BG, GB, इसमें से दोनों के लड़के होने BB की संभावना कितनी है? 3 में से 1, 1/3। एकदम सही। जबकि बिना शर्त के 2 लड़के होने की प्रायिकता 14 थी। शर्त लगने से प्रायिकता बदल गई। यही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, P ऑफ EF। इसका सूत्र है P ऑफ EF इज इक्वल टू P ऑफ E और F, P ऑफ F। दिलचस्प। और इसी से जुड़ा शायद गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी है। हाँ, गुणन नियम सप्रतिबंध प्रायिकता के सूत्र को ही थोड़ा घुमाकर लिखता है। ये कहता है कि 2 घटनाओं E और F के एक साथ होने की प्रायिकता यानी P ऑफ E और F बराबर होती है P ऑफ E, P ऑफ EF के। मतलब पहली घटना की प्रायिकता गुणा पहली के होने के बाद दूसरी की प्रायिकता। बिल्कुल। या फिर P ऑफ F, P ऑफ EF भी कह सकते हैं। ये तब बहुत काम आता है जब घटनाएं एक के बाद एक हो रही हों, जैसे ताश के पत्तों से बिना वापस रखे पत्ते निकालना। अच्छा, जैसे पहला बादशाह निकालने की प्रायिकता, फिर दूसरा बादशाह निकालने की प्रायिकता, जबकि पहला निकल चुका है। हाँ, स्रोत में एक उदाहरण है जहां बिना वापस रखे 2 काली गेंदें निकालने की प्रायिकता इसी नियम से निकाली गई है। और स्वतंत्र घटनाओं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स का क्या मतलब है? ये कंडीशनल से अलग कैसे हैं? स्वतंत्र घटनाएं वो होती हैं जिनमें एक के होने या ना होने से दूसरे की प्रायिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब P ऑफ FE इज इक्वल टू P ऑफ FE रहता है। E हुआ या नहीं, F की संभावना उतनी ही रहेगी। जैसे अगर मैं एक सिक्का उछालूं और फिर एक पासा फेंकूं, सिक्के पर हेड आने का पासे पर 6 आने से कोई लेना देना नहीं है, ये स्वतंत्र है। ठीक है। और इसका सबसे महत्वपूर्ण नतीजा ये है कि स्वतंत्र घटनाओं के लिए उनके एक साथ होने की प्रायिकता बस उनके अलग अलग प्रायिकताओं का गुणनफल होती है। P ऑफ E और F इज इक्वल टू P ऑफ E इंटू P ऑफ F। ये गुणन नियम का एक स्पेशल केस बन जाता है। यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है। क्या स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी एक ही बात है? लोग अक्सर मिला देते हैं। बिल्कुल नहीं, ये बहुत आम गलती है। वास्तव में ये लगभग विपरीत है। जैसा आपने कहा, अगर 2 घटनाओं की प्रायिकता शून्य नहीं है तो वो एक ही समय पर स्वतंत्र और परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती। क्यों? सोचिए, परस्पर अपवर्जी का मतलब है कि अगर एक होती है तो दूसरी हो ही नहीं सकती। मतलब एक का होना दूसरी के होने की संभावना को शून्य कर देता है। तो वो तो बहुत ज्यादा निर्भर हुई ना एक दूसरे पर, स्वतंत्र कैसे हुई? हाँ, सही बात है। अगर A हुआ तो B नहीं हो सकता, मतलब B की प्रायिकता A पर निर्भर कर रही है। बिल्कुल। जबकि स्वतंत्र का मतलब है कि एक के होने से दूसरी पर कोई असर नहीं पड़ता। एक और काम की बात, अगर E और F स्वतंत्र हैं तो उनका न होना भी स्वतंत्र होता है। मतलब E डैश और F डैश, E और F डैश, E डैश और F, ये सब भी आपस में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये स्पष्ट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं संपूर्ण प्रायिकता
टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस प्रमेय, बेस थ्योरम की ओर। ये थोड़े भारी भरकम नाम लगते हैं। है तो, लेकिन इनका विचार बहुत शक्तिशाली है और उतना मुश्किल नहीं है। देखिए, कभी कभी हमें किसी घटना के होने की कुल संभावना पता करनी होती है, जो कई अलग अलग तरीकों या कारणों से हो सकती है। मशीन 1 से बना है E1 या मशीन 2 से E2। हाँ, बिल्कुल सही उदाहरण है। तो संपूर्ण प्रायिकता का प्रमेय कहता है कि एक ही कुल प्रायिकता इन सभी कारणों के जरिए उसके होने की प्रायिकताओं का जोड़ है, यानी PA इज इक्वल टू PE1 PAE1 प्लस PA2 PA2 प्लस, और इसी तरह सभी कारणों के लिए। मतलब मशीन 1 से बनने की प्रायिकता, मशीन 1 से डिफेक्टिव बनने की प्रायिकता, प्लस मशीन 2 से बनने की प्रायिकता, मशीन 2 से डिफेक्टिव बनने की प्रायिकता। एकदम सही। स्रोत में एक निर्माण कार्य का उदाहरण है जो समय पर पूरा होगा A या नहीं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हड़ताल होती है E1 या नहीं E2। तो समय पर पूरा होने की कुल संभावना इसी तरह निकाली गई है। समझ गया, ये है टोटल प्रोबेबिलिटी। अब बेस प्रमेय। अब बेस प्रमेय इससे एक कदम आगे जाता है। ये हमें उत्क्रम प्रायिकता मतलब रिवर्स प्रोबेबिलिटी निकालने में मदद करता है। रिवर्स प्रोबेबिलिटी मतलब अगर हमें परिणाम पता है, घटना A हो चुकी है, तो हम उसके पीछे किसी विशेष कारण EI की प्रायिकता जानना चाहते हैं। आपके उदाहरण में अगर हमें पता है कि प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, A हो चुका है, तो ये मशीन 1 से बना था E1, इसकी क्या प्रायिकता है, यानी हम PE1A निकालना चाहते हैं। अच्छा, पहले हम PAE1 जानते थे, अब PE1A निकाल रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। बिल्कुल, बेस प्रमेय का सूत्र यही बताता है। PE1A इज इक्वल टू PE1 PAE1 PA। अंश में है उस कारण की अपनी संभावना गुणा उस कारण के रहते परिणाम A की संभावना, और हर में है परिणाम A के होने की कुल संभावना, जो हमने संपूर्ण प्रायिकता के प्रमेय से निकाली थी। ये तो वाकई बहुत उपयोगी लगता है। जैसे स्रोत में 2 थैलों वाला उदाहरण है, एक थैले से लाल गेंद निकली, अब ये जानना कि वो किस थैले से आई होगी, ये बेस थ्योरम से होगा। हाँ, या 3 बक्सों वाला उदाहरण, एक सोने का सिक्का मिला तो ये किस बक्से से आया होगा, ये सब बेस प्रमेय के क्लासिक उदाहरण हैं। वाह। हाँ, बेस प्रमेय चिकित्सा निदान से लेकर स्पैम फिल्टरिंग, मशीन लर्निंग तक कई क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है, जहां हमें नए सबूतों के आधार पर पुरानी संभावनाओं को अपडेट करना होता है। अद्भुत। अब अंत में स्रोत में यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल्स और द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र है। ये क्या है, संक्षेप में बताइए। देखिए, यादृच्छिक चर, रैंडम वेरिएबल, जिसे अक्सर X से दिखाते हैं, बस एक नियम है जो किसी यादृच्छिक प्रयोग के हर संभव परिणाम को एक संख्यात्मक मान देता है। परिणाम को संख्या कैसे? जैसे 2 पासे फेंकने पर उनका योग एक यादृच्छिक चर है। योग 2, 3, 4 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, ये संख्याएं हैं। 10 बार सिक्का उछालने पर चित्तों की संख्या एक यादृच्छिक चर है। 0, 1, 2 से 10 तक ये परिणामों को संख्याओं में बदल देता है ताकि हम उन पर गणितीय विश्लेषण कर सके, जैसे उनका औसत या प्रसरण निकालना। अच्छा, तो ये परिणामों को मापने का एक तरीका है। और प्रायिकता बंटन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रायिकता बंटन हमें बताता है कि एक यादृच्छिक चर कौन-कौन से मान ले सकता है और हर मान की प्रायिकता क्या है। ये एक तरह से उस यादृच्छिक चर का पूरा नक्शा होता है। जैसे 2 पासे फेंकने पर योग 2 आने की प्रायिकता 136 है, 3 आने की 236 है, वगैरह। ये पूरी लिस्ट बंटन हुई। हाँ, बिल्कुल। ये तालिका या सूत्र जो हर संभव मान x को उसकी प्रायिकता Px = x से जोड़ता है, वही प्रायिकता बंटन है। सभी संभावनाओं का जोड़ हमेशा 1 होना चाहिए। हम इस बंटन का माध्य यानी औसत अपेक्षित मान Ex और प्रसरण Varx भी निकाल सकते हैं। और द्विपद बंटन इसका एक खास प्रकार है, बाइनोमियल। हाँ, द्विपद बंटन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, एक बहुत ही आम और उपयोगी प्रायिकता बंटन है। ये तब लागू होता है जब हम कुछ शर्तें पूरी करते हैं, जिन्हें बर्नौली परीक्षण, बर्नौली ट्रायल्स कहते हैं। क्या शर्तें हैं वो? पहली, आप एक ही प्रयोग को कई बार, मान लीजिए n बार दोहराते हैं। दूसरी, हर बार सिर्फ 2 ही परिणाम संभव हों, जिन्हें हम सफलता और असफलता कहते हैं।
तीसरी, हर बार सफलता की प्रायिकता, जिसे P कहते हैं, समान रहे। और चौथी, सभी प्रयास एक दूसरे से स्वतंत्र हों। जैसे बार बार सिक्का उछालना, n बार उछाला, सफलता इज इक्वल टू हेड आना, P इक्वल टू 1/2, असफलता इज इक्वल टू टेल आना। हर उछाल स्वतंत्र है। ये तो फिट बैठता है। बिल्कुल, ये क्लासिक उदाहरण है। द्विपद बंटन हमें बताता है कि n बर्नौली परीक्षणों में ठीक x बार सफलता मिलने की क्या प्रायिकता है। इसका एक सूत्र है, P of x is equal to x is equal to NCx Px Qn-x, जहां Q is equal to 1 minus P असफलता की प्रायिकता है। अच्छा, वो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला NCx। हाँ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमें उन स्थितियों को मॉडल करने में मदद करता है जहां हम n में से x प्रकार के सवालों के जवाब ढूंढ रहे हों। जैसे 10 बार सिक्का उछाला, ठीक 6 बार हेड आने की क्या संभावना है, या कम से कम 6 बार हेड आने की। या एक दवा 10 में से 8 लोगों पर काम करती है, तो अगले 5 मरीजों में से ठीक 4 पर काम करने की क्या संभावना है। समझ गया, काफी उपयोगी लगता है ये। हाँ, और इसका माध्य NP और प्रसरण NPQ निकालना भी बहुत आसान होता है। वाह, तो आज हमने वाकई आंकड़ों और संभावनाओं की गहराई में एक अच्छी खासी डुबकी लगाई। हाँ। हमने देखा कि औसत से आगे बढ़कर डेटा के फैलाव को समझना क्यों जरूरी है, रेंज, माध्य विचलन, मानक विचलन। फिर हमने अनिश्चितता को मापने के तरीके सीखे, प्रायिकता के नियम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, स्वतंत्रता और वो बेस प्रमेय भी। जी। और अंत में हमने देखा कि कैसे यादृच्छिक चर और खासतौर पर द्विपद बंटन हमें प्रयोगों के परिणामों को समझने और मॉडल करने में मदद करते हैं। हाँ, और ये अवधारणाएं सिर्फ किताबी नहीं है, ये हमें डेटा को बेहतर ढंग से समझने, पैटर्न पहचानने, जोखिम का आकलन करने और आखिरकार चाहे विज्ञान हो, व्यापार हो या रोजमर्रा की जिंदगी, ज्यादा सोच समझकर निर्णय लेने में मदद करती हैं। सही कहा। ये अनिश्चितता भरी दुनिया में सोचने का एक शक्तिशाली ढांचा प्रदान करती हैं एक तरह से। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। स्रोत में मानक विचलन सिग्मा और माध्य विचलन मैड के बीच एक संबंध का संकेत है कि सामान्य परिस्थितियों में मैड सिग्मा से छोटा होता है, और एक खास तरह के बंटन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैड लगभग सिग्मा का 80% होता है, मतलब 0.8 गुना। तो क्या अलग अलग तरह के डेटा के लिए इन दोनों फैलाव के मापों के बीच के इस रिश्ते को समझना हमें सिर्फ एक माप जानने की तुलना में डेटा के चरित्र के बारे में कुछ और गहरी बात बता सकता है? मतलब क्या ये रेशो खुद कुछ बताता है? ये सोचने के लिए एक दिलचस्प नुक्ता है। बिल्कुल, फैलाव के अलग अलग माप डेटा की बनावट के बारे में अलग अलग पहलू उजागर कर सकते हैं। इसी विचार के साथ आज के लिए इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ द डीप डाइव पर।